सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः अपने हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हैं। आप लोग भी अपने हिंदी के पुस्तक और हिंदी की नोटबुक 1 लेकर ही अध्ययन के लिए उपस्थित हुए होंगे। यदि आप लोग पुस्तक नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं रोकिए और जा कर के पहले अपने हिंदी की पुस्तक लाइए, हिंदी नोटबुक लाइए, उसके बाद अध्ययन में शामिल होइए। आज हम पुनः पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक पर्यटन लेख पर आधारित यह पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठा के पृष्ठ संख्या 87 को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पाठ 11 के पृष्ठ संख्या 88 को पढ़ेंगे, परंतु पृष्ठ संख्या 88 को पढ़ने से पूर्व पृष्ठ संख्या 87 से संबंधित जो आप लोगों को गृह कार्य में प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तरों का मिलान करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया था, कर्नाटक राज्य पर अपना समस्त वैभव न्यौछावर करने को कौन आतुर है। कर्नाटक राज्य के बड़े बड़े मैदान, हरे भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियां तथा शांत बहती गंभीर नदियां, मानो प्रकृति अपना समस्त वैभव इस प्रदेश पर न्यौछावर करने को आतुर है। विद्यार्थियों, जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा जो उत्तर यहां पर दिया गया है एक जैसे शब्दों में ही या एक जैसे वाक्यों में ही आपका उत्तर भी हो सकता है आपके उत्तर में शब्द और वाक्य रचना अलग अलग हो, शब्द अलग अलग हो, परंतु उत्तर का भाव एक होगा। यदि उत्तर का भाव एक है तो उत्तर आपका सही है, और यदि उत्तर का भाव अलग है तो फिर आपको उत्तर में सुधार करना होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में मुसलमानों के आक्रमण के समय कर्नाटक की क्या हालत थी। इस प्रश्न का उत्तर है, उत्तर भारत में मुसलमानों के आक्रमण के समय कर्नाटक के शक्तिशाली राजाओं के मध्य वैमनस्य बढ़ रहा था, यानी कर्नाटक वैमनस्यता का शिकार था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि किसी ने एक शब्द में लिख दिया हो। यदि आपने एक शब्द में उत्तर लिखा है तो कृपया उसे पूरे वाक्य में बदल दीजिए। कर्नाटक राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हैदर अली ने किया था। अब हम अपने पाठांक पृष्ठ संख्या 88 की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व हम लोगों ने जो पृष्ठ संख्या 87 पढ़ा था उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहां पर, उनके उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर आप देंगे, पाठ को स्मरण करके उत्तर देना है। यदि आपका उत्तर गलत होता है तो फिर आपको पृष्ठ संख्या 87 फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, प्रश्न हम बोलेंगे, उत्तर आपको स्मरण करना है।
जब हमारे द्वारा उत्तर आपको बताया जाए तो फिर आप मिलान करिए। कर्नाटक राज्य में किन किन राजवंशों ने शासन किया? प्रश्न है, पहला प्रश्न, कर्नाटक राज्य में किन किन राजवंशों ने शासन किया? तो उत्तर सोच लीजिए। उत्तर है कर्नाटक राज्य में चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि राजवंशों ने शासन किया। ठीक। दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक राज्य पर मध्यकाल में किसने आक्रमण किया? इसका उत्तर है आप भी सोच लीजिए पहले उत्तर। इसका उत्तर मेरे अनुसार कर्नाटक राज्य पर मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे मुगल शासकों ने आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य को मैसूर नाम किसने प्रदान किया था? इसका उत्तर कर्नाटक राज्य को मैसूर नाम टीपू सुल्तान ने दिया था। सभी प्रश्नों के उत्तरों का मिलान हो गया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों के उत्तर सही रहे होंगे। अब हम लोग अपने पाठांक पृष्ठ संख्या 88 के पठन पाठन क्रम में चलते हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने यदि पृष्ठ संख्या 88 को अभी तक नहीं खोला है तो पृष्ठ संख्या 88 खोलें और मेरे द्वारा यहाँ पर पृष्ठ संख्या 88 पढ़ा जा रहा है, आप लोग भी उसे पढ़ते चलें, समझते चलें। विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारों को विकसित, पुष्ट व पोषित करने में इस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाभारत तथा रामायण काल में आर्य सभ्यता ने विंध्य पर्वतों को पार कर दक्षिण भारत में भी अपने पांव पसारे। धार्मिक सहिष्णुता व उदारता हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही है। समय समय पर यहां शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म भी पनपे व प्रसारित हुए। लगभग 1000 वर्षों तक जैन मत का व्यापक प्रचार प्रसार रहा। आज भी यहां जैन स्मारक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति की मधुर धारा प्रवाहित करने वाले प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य तथा माधवाचार्य का भी इस पुण्यभूमि से घनिष्ठ संबंध रहा है। भक्त माधवाचार्य की यह जन्मस्थली है। वेदांत के तीनों प्रमुख शाखाओं के संस्थापकों का कर्नाटक से गहरा संबंध रहा। शांति, भाईचारा, सद्भाव व धार्मिकता का प्रचार प्रसार करने वाले शंकराचार्य व रामानुजाचार्य का नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि कर्नाटक राज्य समय समय पर विभिन्न धर्मों का गढ़ रहा। समय समय पर यहाँ विभिन्न धर्म
को मानने वाले लोग आए। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक संस्कृतियाँ विकसित हुई, पुष्ट हुई, पोषित हुई। बताया जा रहा है रामायण और महाभारत काल में इस राज्य में आर्य सभ्यता ने, भारत के दक्षिणी राज्यों में आर्य सभ्यता ने विकास किया। धार्मिक सहिष्णुता व उदारता हमारे देश की प्रमुख विशेषता रही। शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन धर्म भी इस राज्य में खूब फले फूले बड़े। 1000 वर्षों तक जैन धर्म का यहाँ व्यापक रूप में प्रचार प्रसार होता रहा। आज भी कर्नाटक राज्य में जैन स्मारक बहुत अधिक मात्रा में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। कृष्ण भक्ति के मधुर धारा को प्रवाहित करने वाले जो प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य जी तथा माधवाचार्य जी थे, उनका भी इस पुण्य भूमि से घनिष्ठ संबंध रहा। भक्त माधवाचार्य जी की तो यह जन्मस्थली ही थी। वेदांत की तीनों प्रमुख शाखाओं के संस्थापकों का कर्नाटक से गहरा संबंध रहा। शांति, भाईचारा, सद्भाव व धार्मिकता का प्रचार प्रसार करने वाले शंकराचार्य व रामानुजाचार्य जी का नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संतों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और विभिन्न प्रकार के धर्मों ने यहाँ पर अपनी अपनी संस्कृति का विस्तार किया और यहाँ पर फले फूले बढ़े आदि। भारत में पाए जाने वाले वास्तु व स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने आज भी यहाँ विद्यमान हैं। मध्यकाल में होयसल और चालुक्य राजाओं ने विभिन्न कलाओं को संरक्षण दिया। हालेबिद और बेलूर नामक स्थान पर बना चेन्नई केशव मंदिर अपनी श्रेष्ठ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में स्थापित कृतियों को देखकर कहा जा सकता है कि इन कृतियों में केवल प्राण फूंकने शेष हैं। प्राचीन काल से ही कर्नाटक विभिन्न कलाओं की जननी व सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कर्नाटक कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृति का भव्य सम्मिश्रण यहां देखने को मिलता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताया है कि कर्नाटक में जो स्थापत्य कला, वास्तुकला विकसित है वह भी आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही है। और कर्नाटक में जो स्थापत्य कला और वास्तुकला का जो बेजोड़ उदाहरण मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिल सकते। मध्यकाल में बताया जा रहा है कि मध्यकाल में होयसल और चालुक्य राजाओं ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलाओं को संरक्षण दिया। हालेबिद और बेलूर नामक स्थान पर जो चेन्नई केशव मंदिर बना है वह भी अपनी स्थापत्य कला के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के मंदिरों में जो स्थापित कृतियां हैं उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि कलाकार ने सजीव चित्रण किया है। उन कृतियों में केवल प्राण फूंकना शेष रह गया है, बस सजीव हो उठेंगे। प्राचीन काल से ही कर्नाटक राज्य विभिन्न प्रकार के कलाओं और संस्कृति के नगरी के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृतियों का भव्य रूप में सम्मिश्रण देखने को मिलता है। कर्नाटक में भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। पत्थरों के विशाल मंदिर तथा भव्य किले अपने अनूठे इतिहास की गौरव गाथा गाते हैं।
कर्नाटक में भवन निर्माण और नक्काशी सुंदर समन्वय। नक्काशी दीवारों पर चित्र बनाना, लकड़ी के माध्यम से लकड़ी पर चित्र बना करके उसे दरवाज़ों में खंभों के रूप में स्थापित करना, यही नक्काशी है। तो पुराने समय के जब आप भवन देखेंगे तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार से दीवारों में डिजाइन बनी हुई मिलती है। कर्नाटक के भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। कर्नाटक में भवन निर्माण व नक्काशी का सुंदर समन्वय है। पत्थरों के विशाल मंदिर तथा भव्य किले अपने अनूठे इतिहास की गौरव गाथा गाते। इस अनुच्छेद से हमें यह पता चलता है कि कर्नाटक की जो भवन निर्माण शैली है वह एक विशेष स्थान रखती है। ठीक है, पाठांक यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग अगले क्रम में चलेंगे। पठन समाप्त होने के बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने दिए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही देना है। पाठ को आपने ध्यान से पढ़ा है, समझा है, इन प्रश्नों के उत्तर जरूर आपको मिलेंगे। तो अभी प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, उत्तर आप लोग स्मरण करिए और जब मेरे द्वारा उत्तर बताया जाए तो फिर उनका मिलान करिए। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस सभ्यता ने पांव पसारे? दक्षिण भारत में किस सभ्यता ने पांव पसारे? दक्षिण भारत में महाभारत और रामायण काल में आर्य सभ्यता ने पांव पसारे। शंकराचार्य जी, अगला प्रश्न है, शंकराचार्य जी व स्वामी रामानुजाचार्य जी ने किसका प्रचार प्रसार किया? शंकराचार्य जी और स्वामी रामानुजाचार्य जी ने शांति, भाईचारा, सद्भाव व धार्मिकता का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में किन संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? कर्नाटक राज्य में कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अब गृह कार्य की बारी है। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। पाठांक पृष्ठ संख्या 88 को पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से सुनिएगा और पृष्ठ संख्या 88 को पढ़िएगा, स्वयं भी समझने का प्रयास करिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी नोटबुक 1 में लिखना होगा। प्रश्न भी लिखना है और उत्तर भी लिखना है। प्रश्न है, हमारे देश की प्रमुख विशेषता क्या रही है? पाठ पढ़ते समय आपने इस प्रश्न का उत्तर भली प्रकार समझा है, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी स्मरण हो रहा होगा। हमारे देश की प्रमुख विशेषता क्या रही है? ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य से गहरा संबंध किसका रहा है? यदि पाठांक की तरफ ध्यान देंगे, इसका भी उत्तर बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा। कर्नाटक राज्य से गहरा संबंध किसका रहा है? अगला प्रश्न है, मध्यकाल में विभिन्न कलाओं को किसने संरक्षण दिया? बहुत आसान उत्तर है।
मध्यकाल में विभिन्न कलाओं को किसने संरक्षण दिया? समझकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, हालेबिद और बेलूर किस लिए प्रसिद्ध हैं? हालेबिद और बेलूर किस लिए प्रसिद्ध हैं? बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर तो बोल दिया हो। ठीक है, आसान उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से कर्नाटक प्रदेश कैसा प्रदेश रहा है? प्राचीन काल से कर्नाटक प्रदेश कैसा प्रदेश रहा है? कठिन प्रश्न नहीं है, इसका भी उत्तर आसान है। बस पृष्ठ संख्या 88 को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिंदी नोटबुक 1 में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। इसके साथ ही आपका आज का जो हिंदी अध्ययन का क्रम है वह समाप्त हो रहा है। आप लोग वीडियो बंद करने के बाद एक बार जरूर पुनरावृत्ति करिएगा इस पाठांक का। धन्यवाद।